Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 6 of geography, and the chapter's name is Major Landforms of the Earth. So इस चैप्टर में हम अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस पिक्चर में देखिए, आपने कोई ना कोई लैंडफॉर्म फीचर तो आपने इसमें से देखा ही होगा। अगर देखा भी नहीं होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। जैसे माउंटेन्स आपने देखे होंगे, प्लेट्यूज, माउंटेन रेंज ये सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो आपने या तो देखे होंगे या तो सुने तो ज़रूर होंगे। तो आज हम इन्हीं सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है ये कहीं पर भी सेम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं तो यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स हैं। मतलब कहीं पे भी अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम सेम नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत तरह के हैं। हमारे अर्थ पर डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ एक ही तरह की है, अर्थ का जो सरफेस है वो सिर्फ एक तरह का है, ऐसा नहीं है। एंड ये जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं ये हमारे मेन 2 प्रोसेसेस से बने हैं, ठीक है। अब वो 2 प्रोसेसेस कौन से हैं? पहला है इंटरनल प्रोसेस एंड दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है कि हमारे अर्थ में ना कंटिन्यूसली कुछ प्लेट्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो तो हमारे अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, तो वो जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूली मूव करती रहती हैं। एंड इन मूवमेंट्स की वजह से जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स की वजह से हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अपलिफ्टमेंट होती है हमारे अर्थ के सरफेस की, या फिर सिंकिंग होती है। मतलब मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है और नीचे जो है प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो जाती है जिनकी वजह से ये अर्थ का सरफेस ऐसे उठ जाता है या फिर ऐसे नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं हमारे, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल की वजह से ये या तो अपलिफ्टमेंट होती है या तो सिंकिंग होती है अर्थ के सरफेस की। अब जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है तो इसके ऊपर का लेयर जो होता है, टॉप मोस्ट लेयर, वो कंटिन्यूसली रिमूव होता है, मतलब हटता है और फिर वापस से बन भी जाता है, वापस से वो लेयर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इसका टॉप जो लेयर है अर्थ का वो रिमूव होता है एंड फिर कुछ कारणों से वापस से डिपॉजिट भी हो जाता है। तो जो प्रोसेस होता है वेयरिंग डाउन का, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ, इज कॉल्ड इरोजन। तो जो अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर होता है वो जब रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। आपने सॉइल इरोजन बहुत बार ये हो सकता है वर्ड सुना हो, जिसका मतलब है कि जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का वो रिमूव हो रहा है और द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो ये जो सरफेस होता है हमारा वो नीचे हो जाता है। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है तो पहले ये लेयर जो है हट गया, तो अब अर्थ का सरफेस कितना हो गया, ये इतना, तो ये नीचे आ गया, अर्थ का सरफेस लोअर हो गया। एंड जो अर्थ का सरफेस वापस से बनता है, रीबिल्ड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारी अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो इरोड होता है, हटता है एंड वापस से डिपोजिट हो जाता है, वापस से बन भी जाता है, रिबिल्ड हो जाता है। अभी जो इरोजन एंड डिस्पोजिशन है अर्थ का वो कुछ कारणों से होता है, जैसे कि रनिंग वाटर, जैसे वाटर बह रहा हो, मान लो नदी कहीं से पहाड़ों से बहती हुई आ रही है, तो क्या होगा, अपने साथ वो कुछ पत्थर वगैरह या जो भी वहाँ की चीज़ होगी उनको अपने साथ लेती हुई आएगी, तो वहाँ का वो जो लेयर है अर्थ का उसको रिमूव कर देगी। एंड बाद में जब वो नीचे आएगी तो क्या होगा, कहीं कहीं पर वो फिर वो जो चीज़ें लाई है अपने साथ पहाड़ों से वो प्लेन्स पे आकर उन्हें छोड़ती जाएगी, मतलब वो वहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी। तो जैसे ये पहाड़ है, इधर से नदी बहती बहती आ रही है तो अपने साथ कुछ चीज़ें ला रही है और जब वो यहाँ पे प्लेन्स में आएगी तो उन चीज़ों को यहाँ डिपॉजिट करती जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इरोजन, पहाड़ों से क्या हो रहा है, इरोजन, और प्लेन्स पे आके क्या हो जा रहा है, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये जैसे रनिंग वाटर की वजह से होता है, आइस की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है कि जैसे बहुत तेज तेज हवा चल रही है तो एक जगह से वो जो लेयर है अर्थ का, या फिर जैसे धूल मिट्टी वो सब उठ रहा है और वो दूसरी जगह पे आके डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये एयर, विंड एंड वाटर ये सब की वजह से हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। अब जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उनको हमने 3 मेजर कैटेगरीज में बांट दिया है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। किस बेसिस पर, उनके एलिवेशन एंड स्लोप के बेसिस पर, कि मतलब एलिवेशन मतलब उसकी हाइट, कि वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है,
ठीक है, और स्लोप मतलब उसकी ये चीज़, उसकी ये स्लोप कितनी है। तो उनके एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पर हमने उन्हें लैंड फॉर्म्स को माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स में बांट दिया है। तो अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। अब माउंटेन क्या होते हैं? माउंटेन जो है वो नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस होता है। कि मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है एंड इससे का कुछ सरफेस जो है ऐसे उठ गया। नेचुरल एलिवेशन मतलब कि इसकी हाइट बढ़ जाती है, कि जो नॉर्मल सरफेस था उससे कुछ जो एरिया है वो ऐसे ऊपर उठ गया, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? माउंटेन। ठीक है, बट अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो इधर देखो, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो हिल क्या होता है? कि कोई भी ऐसा लैंड सरफेस जो कि नॉर्मल सराउंडिंग एरिया है उससे उठ जाता है, उससे हायर हो जाता है। ठीक है, उसे हम हिल कहते हैं। एंड जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन। तो जो हिल जिसकी 600 मीटर से ज़्यादा हाइट होगी उसको हम माउंटेन कहते हैं। मतलब अगर वो 600 तक होगा, 600 मीटर्स तक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिल। अगर वो 600 मीटर से ऊपर की हाइट पे चला जाएगा तब हम उसे माउंटेन कहेंगे। तो नेम सम माउंटेन विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी होती है? 8848 मीटर्स पढ़ा था ना हमने। तो वही पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई माउंटेन बताओ जिसकी हाइट जो है 8000 मीटर्स से अबव हो, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे तो इन लोगों ने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है कि कोई माउंटेन क्या होता है? कोई भी ऐसा एलिवेशन जो होता है, नेचुरल एलिवेशन अर्थ के सरफेस का, उसे हम माउंटेन कहते हैं। बट अगर हम इसे और ब्रॉडली देखें तो जो भी अर्थ का सरफेस होगा 600 मीटर्स अबव तक, तो उसे हम हिल कहेंगे, और अगर वो 600 मीटर से ऊपर उसकी हाइट हो जाती है तो उसे हम माउंटेन कहेंगे। तो माउंटेन्स जो है उनकी स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस हो सकता है। मतलब क्या होता है? जनरली जो हमारे माउंटेन्स हैं उनकी समिट, मतलब ये मान लो चोटी है, ये पतली होती है इसके सरफेस के अकॉर्डिंग। देखो इसके कंपैरिजन में ये देखो, ये ब्रॉड है इधर पे से। एक मिनट में इसकी ड्राइंग चेंज कर देती हूँ। ये रहा हमारा माउंटेन, ऐसे ही बनाते हो ना आप। तो इसका देखो नीचे वाला जो सरफेस है, बेस है, ये काफ़ी बड़ा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब वो चोटी से थोड़े पतले होते हैं और नीचे से उसके बेस से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ब्रॉड बेस होता है उनका। और ये नॉर्मल सरफेस से ऑफ कोर्स जैसा हमने पढ़ लिया ये थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, उनसे हायर होते हैं। और कुछ माउंटेन्स तो इतने हायर होते हैं कि वो क्लाउड से भी ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होने लगता है, वहाँ पे सर्दी जो है बढ़ने लगती है। कुछ जो माउंटेन्स होते हैं उनमें क्या होता है? परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस होती है। मतलब कि जैसे हमारी नॉर्मल नदियाँ होती हैं, वाटर की होती हैं, बट कुछ पहाड़ों पे क्या होता है, वो पानी की नदियाँ नहीं होती, वो पानी जो है वो जमा हुआ होता है, वो एकदम बर्फ ही बर्फ होती है सिर्फ। ठीक है, तो बर्फ की नदियाँ होती हैं कुछ पहाड़ों पर, और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या होती हैं? बर्फ की नदियों को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। तो वो नदियाँ ऐसी नहीं होती कि बर्फ जो है बह बह के आ रही है पानी की तरह, नहीं, वो बर्फ एक जगह जमी हुई होती है, और जैसे जैसे वो बर्फ पिघलती है तब हमारी वाटर वाली नदियाँ बनती हैं। ठीक है, अब कुछ माउंटेन्स जो हैं उन्हें आप देख नहीं पाते क्योंकि वो जो है हमारे समुद्र के अंदर होती हैं। जैसे कि मान लो ये समुद्र का सरफेस है। ठीक है, तो कुछ जो पहाड़ होते हैं वो होते हैं यहाँ इसके अंदर। ठीक है, तो समुद्र पे यहाँ पे ये पानी के अंदर होते हैं कुछ पहाड़। अब जो माउंटेन्स होते हैं उन पर क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श होता है। हार्श क्लाइमेट मतलब कि वो रहने के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, कि जैसे हमने पढ़ा ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे सर्दी बढ़ने लगती है, और अगर धूप भी पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़क पड़ती है। एंड पहाड़ों पे कहीं कहीं पर तो ऐसी स्लोप होती है कि मतलब वो इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं होती, और कहीं कहीं पर जो है एकदम ऐसी होती है, ऐसी एकदम स्टीप। तो यहाँ पे फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जहाँ पे इतनी स्टीप नहीं होगी वहाँ पर तो चलो फिर भी फार्मिंग की जा सकती है, बट एकदम स्टीप स्लोप्स पर फार्मिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है।
अब जब हमारे माउंटेन्स जो हैं, बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ ऐसे लाइन में होते हैं कि जैसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं वो एक लाइन में हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे एक ये लाइन हो गई माउंटेन्स की, एक इसी के पैरेलल में भी होती है लाइन, तो इस तरह भी होता है। और ये काफ़ी 100 and 1000 किलोमीटर्स तक ये रेंजेस होती हैं, ठीक है, मतलब पहाड़ी पहाड़ एकदम लाइन में। जैसे कि एशिया में हिमालयन रेंज हो गई, यूरोप में एल्प्स रेंज हो गई, एंड साउथ अमेरिका में एंडीज, ठीक है। तो ये सारी हमारी माउंटेन रेंजेस हैं। जो माउंटेन्स हैं अब वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे माउंटेन जो है सबकी सेम ही हाइट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो इनकी जो हाइट है, शेप है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब हमारे जो माउंटेन्स हैं वो भी मेन 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं। तो मान लो ये एक प्लेट है इस तरह, और ये एक और प्लेट है, तो ये एक सरफेस बना रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये वाली प्लेट भी इधर पे फोर्स कर रही है, ये वाली प्लेट भी एकदम इधर पे, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाली जो ये प्लेट है ये ऊपर होने लगती है, और इसकी वजह से हमारे माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं। ये वाली नीचे जाती जाएगी, ये वाली ऊपर होती जाएगी इस तरह। तो इसकी वजह से हमारे माउंटेन्स फॉर्म होंगे, और जो इस तरह माउंटेन फॉर्म होंगे उनको हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। जैसे हमारे हिमालयन एंड एल्प्स माउंटेन्स हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। जैसे कुछ होते हैं जो इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, है ना। तो जो इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जो कुछ ही हज़ार साल पहले बने हैं अगर कहें तो उनको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जो बहुत ज़्यादा साल पुराने हैं, करोड़ों साल पहले हुए, लाखों साल पहले बने हैं, उनको हम कहेंगे ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, इनकी रग्ड रिलीफ होती है, मतलब इनकी उबड़ खाबड़ से होते हैं, और हाई कॉनिकल, ये इनकी जो चोटी है वो बहुत ही ऊंची और एकदम कॉनिकल होती है, एकदम तीखी सी होती है, ठीक है। जो हमारे अरावली रेंज है, ये आपने सुना होगा, अरावली रेंज है हमारे माउंटेन रेंज। ये वर्ल्ड के कुछ सबसे ज़्यादा पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, ठीक है। अब ये जो हमारी अरावली रेंज है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इतनी ज़्यादा पुरानी कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें इरोजन होना स्टार्ट हो रहा है, ये वियर डाउन होनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इरोजन के प्रोसेस से क्या हो रहा है कि इसके जो ऊपर का सरफेस है वो हटते जा रहा है, रिमूव होते जा रहा है, और इस वजह से ये क्या हो रही है, वियर हो रही है, वियर डाउन हो रही है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, जैसे कि जो द एपाल्चियंस है नॉर्थ अमेरिका में, एंड जो यूरल माउंटेन्स हैं रशिया में। हमने पढ़ा था ना, यूरल माउंटेन्स क्या हैं, ये एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? क्या होता है कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जिन्हें हम कुछ फॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो ये वाला जो एरिया है, इस तरफ वाला, ये इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, इधर दूर जा रहा है, और ये वाला भी जो है ये इस तरफ लगा रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे नीचे धंस जाता है, और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे। ये जो बीच वाला था ये नीचे हो गया, और ये लास्ट वाला, तो इसने भी इधर पे फोर्स लगाया था, इस वाले ने भी इधर पे फोर्स लगाया था, जिस वजह से क्या हुआ, ये जो बीच का है वो नीचे हो गया, बीच वाला जो एरिया था वो नीचे हो गया। तो जो उठे हुए होते हैं, जो सरफेस ये जो है उठा हुआ था, इन्हें हम कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हॉर्स्ट। और ये जो नीचे धंस गया है इसको हम कहते हैं ग्रेवन। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है, ये एक और तरीके से बन सकते हैं कि फिर से मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, एंड यहाँ पे ये क्रैक्स आ गए हैं, फॉल्ट्स हो गए हैं। अब मान लो ये वाला इस तरफ फोर्स लगा रहा है एरिया, और ये वाला भी इस तरफ, ये जो प्लेट्स हैं ये वाली भी इस तरफ फोर्स लगा रही हैं, और ये वाली इस तरफ फोर्स लगा रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो बीच वाला एरिया है ना, अब ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर उठ जाएगा। अब ये ये दोनों नीचे रह गए, और ये बीच वाला जो है ये ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इस तरह भी ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली किस वजह से बनते हैं, जो फॉल्ट्स आ जाते हैं अर्थ के सरफेस में, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ब्लॉक माउंटेन के, जैसे कि ये राइन वैली है, एंड ये जो वॉस्चस माउंटेन है यूरोप में, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं।
अब हमने जो फोल्ड माउंटेन्स पढ़े एंड ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े, इनको आप घर में कुछ एक्टिविटीज़ करके ये देख सकते हो कि ये कैसे बनते हैं। जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स के लिए आप क्या करो, कुछ टॉवल्स ले लो, ऐसे कुछ टॉवल्स ले लो, उनको इस तरह बिछा दो, या फिर कुछ पेपर्स ले लो और क्या करो, एक हाथ यहाँ पे रखो और एक हाथ यहाँ पे, और दोनों को एकदम मतलब जोर से करके इस तरफ एक दूसरे के अपोजिट पुश करो, इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से, तो मतलब दोनों हाथों को पास लाओ और इसको एकदम दबा के पुश करो। तो क्या होगा, ये जो बीच का एरिया है ना, ये उठने लगेगा। ठीक है, इधर पे देखो, जैसे यहाँ पे एक लड़की का दिखाया हुआ है ना, इसने ये दो पेपर लिए और उनको एक दूसरे की तरफ ऐसे हाथ से पुश किया, तो ये बीच वाला एरिया जो है ये उठ गया। तो इस तरह बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो ये भी आप घर में करके देखना, आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह बनते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक इरेजर ले लो, ठीक है, थोड़ी लंबी सी, उसमें क्या करो, कुछ ऐसे फॉल्ट्स बना दो, कुछ ऐसे काट दो, है ना। तो उसके बाद क्या करो, इसको एक काट दिया, इस वाले एरिया को, मतलब इन तीनों एरिया को क्या करो, पहले तो एक साथ पकड़ के थोड़ा हवा में उठा लो। ठीक है, इसको आपने, जैसे ये टेबल थी, इससे इसको आपने हवा में साथ में पकड़ के तीनों को उठा लिया। अब क्या करो, जो धीरे धीरे ये वाला एरिया है इसको भी, और ये वाला एरिया इसको भी थोड़ा थोड़ा दूर ले जाओ, हाथ से धीरे धीरे दूर करो। तो ये जो बीच वाला एरिया होगा ना, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ये वाला एरिया है, ये पूरा नीचे आ जाएगा इस तरफ। तो इस तरह हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इस वाले एरिया को भी इस तरफ पुश करना, और इस वाले जो आपने इरेजर होगी उसको भी इस तरफ पुश करना। तो उस टाइम क्या होगा, ये जो ये वाला एरिया ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दोनों तरीके से देख लोगे कि किस तरह ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं कि जब हमारा एक वॉल्केनो होता है, जब वो इरप्ट होता है, तो उसमें से हमें पता है कि उसमें से लावा निकलता है, बहुत सारी एशेस निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, रॉक्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो जब लावा निकलता है तो वो क्या होता है, इस तरह नीचे आ जाता है। ठीक है, जो वॉल्केनो होता है उस पर सरफेस पे इस तरह आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, वो रॉक्स बन जाती हैं, एक रॉक की फॉर्म ले लेता है। तो इसी तरह हर बार जब भी वॉल्केनो इरप्ट होगा तो वो इस तरह का एक लेयर बना देगा लावा, और थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद वो रॉक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे क्या होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। कि अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, वॉल्केनिक माउंटेन्स के। अब हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ वाटर होता है। स्टोर हाउस ऑफ वाटर मतलब कि जैसे माउंटेन्स से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लेक्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, तो इस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अब माउंटेन्स पे हम क्या करते हैं, हम रिजर्वर्स बना लेते हैं, उस वाटर को हम फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम माउंटेन्स पे जो भी वाटर होता है उससे इरिगेशन में हेल्प मिलती है, हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो वाटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो रिवर्स वगैरह होते हैं उन पे इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं माउंटेन्स। अब जहाँ पे जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन अच्छी होती है। कहीं कहीं पे जो टेरेस फार्मिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होती है, कि जैसे ये जो स्लोप्स हैं इस तरह की, तो यहाँ पे कुछ टेरेसेस बना लेते हैं लोग, और उन टेरेसेस पे, टेरेसेस मतलब एकदम सीढ़ी नुमा जो खेती होती है ना, तो वो पहाड़ों पे काफ़ी अच्छी हो पाती है। अब माउंटेन्स पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के फ्लोरा एंड फाउनास होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। एंड जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड फॉरेस्ट की हेल्प से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं, कि जैसे फ्यूल, फोडर फॉर एनिमल्स, ठीक है, रहने के लिए जगह हमारे लिए, एज वेल एज जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी शेल्टर मिलता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि ये गम, रेजिन एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है हमें माउंटेन्स से। अब जो माउंटेन्स हैं वो बहुत सारे टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर वैलीज़ होती हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ की सुंदर सुंदर वैलीज़ को देखते हैं, रिवर्स को देखते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जैसे कि ये पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग। तो ये सारे कुछ माउंटेन के पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं जो कि माउंटेन्स पर खेले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने के लिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे।
अब बात करते हैं प्लेट्यूज की। ठीक है, प्लेट्यूज क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो एकदम टेबल की तरह होते हैं एक तरह से। ठीक है, जैसे ये टेबल की तरह लग रहा है ना, तो इनका जो टॉप होता है, जो बाकी माउंटेन्स एंड हिल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसे कोन होती है, बट इस पे ये नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर से एकदम फ्लैट होते हैं। ठीक है, एंड इनकी एक या एक से ज़्यादा साइड्स में कुछ स्लोप्स भी हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे स्लोप्स हो, बट इसका जो टॉप है वो फ्लैट ही रहेगा। ठीक है, तो प्लेट्यूज क्या होते हैं जिनका टॉप एकदम फ्लैट होता है। अब जो प्लेट्यूज की हाइट है वो कुछ 100 मीटर्स से लेकर कुछ 1000 मीटर्स तक भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के, शेप के, साइज के हो सकते हैं। जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो हमारे माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है। ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या में, तंजानिया एंड युगांडा में। तो जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है। ठीक है, एंड जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यू के। अब ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसकी हाइट कितने से कितने तक है, लगभग 4000 to 6000 मीटर्स है अबव मीन सी लेवल। तो मान लो ये सी लेवल है, तो इससे लगभग 4 से 6000 ऊपर तक ये प्लेट्यू है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, अब माउंटेन्स की ही तरह हमारे प्लेट्यूज जो हैं वो भी बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो माइनिंग साइट्स हैं वो प्लेट्यू एरियाज में मिलती हैं। तो जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन, कोल एंड मैग्नीज जो है पाया जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा माइनिंग साइट्स मिलेंगी। अब प्लेट्यू एरियाज में आपको कुछ वाटरफॉल्स भी मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, सुबर्णखा रिवर पर। एंड जो जॉग फॉल्स हैं कर्नाटका में, ये कर्नाटका प्लेट्यू पर है एंड शावरवती रिवर के ऊपर है ये वाटरफॉल। अब जो हमारे लावा प्लेट्यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ब्लैक सॉइल होती है, मतलब कि जो लावा प्लेट्यूज हैं वहाँ ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। एंड अगर लैंड फर्टाइल है तो वो कल्टीवेशन के लिए तो अच्छी होगी ही होगी। तो लावा प्लेट्यूज क्या होते हैं, जब जो प्लेट्यूज वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लावा है वो बहुत ही फ्लूइड होता है, एंड जो इरप्शन है वो इतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती, वो थोड़ी शांत सी इरप्शन होती है, जिस वजह से ये एक प्लेट्यू की फॉर्म ले लेता है। राइट, तो ऐसे जो लावा प्लेट्यूज हैं वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं एंड वहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी हो पाती है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। तो प्लेन्स क्या होते हैं कि जो बड़ी बड़ी एकदम फ्लैट लैंड्स होती हैं ना, समतल ज़मीनें, उन्हें हम प्लेन्स कहते हैं। तो जो प्लेन्स है वो जनरली क्या होता है, मीन सी लेवल से 200 मीटर की ऊंचाई पर होती हैं। जैसे ये मीन सी लेवल है, तो इससे 200 मीटर की ऊंचाई तक हम प्लेन्स कहते हैं फ्लैट लैंड्स को। राइट, तो हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई एलिवेटेड लैंड है, अगर वो 200 मीटर तक है, एकदम फ्लैट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन्स। अगर 200 मीटर से लेकर 600 मीटर्स तक है तो हिल, एंड हिल से अगर ऊपर है, मतलब 600 मीटर से ऊपर अगर कोई एलिवेटेड लैंड है तो उसे माउंटेन कहते हैं। राइट, अब कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल, मतलब वो एकदम ऐसे सीधे होते हैं, समतल, एकदम स्ट्रेट। बट कुछ जो होते हैं वो अंड्यूलेटिंग और रोलिंग हो सकते हैं, मतलब कि वो कुछ इस तरह हो सकते हैं, एकदम उबड़ खाबड़ से। जो ज़्यादातर प्लेन्स हैं वो रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बनते हैं, कि जैसे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि माउंटेन्स है, मान लो माउंटेन से रिवर फ्लो होती है, तो जब रिवर फ्लो होती है तो वो अपने साथ कुछ मटेरियल इरोड करके लाती है इन माउंटेन से, एंड बाद में उसको प्लेन्स में आके यहाँ पे जब नीचे आती है तो वो डिपॉजिट कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि प्लेन्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो उनकी वैलीज होती हैं जहाँ से वो नदियाँ बहती हैं, तो वहाँ पे वो जो भी इरोडेड मटेरियल होता है उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं। जो प्लेन्स हैं जनरली वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, एंड यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये सब का, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए ये जो रहने के लिए प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो प्लेन्स में रहते हैं। जो प्लेन्स हैं वो थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वर्ल्ड के पूरे। कुछ लार्जेस्ट प्लेन्स हैं जो कि रिवर की वजह से बने हैं, तो वो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें एशिया का, तो एशिया में
जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मतलब काफ़ी प्लेन्स जो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की वजह से फॉर्म्ड हुए हैं। एंड चाइना में बात करें तो यांगत्से रिवर है इन चाइना। तो चाइना में जो यांगत्से रिवर है उसकी वजह से काफ़ी प्लेन्स फॉर्म्ड हुए हैं, और इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से। अब जो हमारे प्लेन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, कि मतलब ह्यूमंस यहाँ काफ़ी आसानी से रह सकते हैं। और इसीलिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड लैंड्स हैं वो प्लेन्स हैं। तो प्लेन्स पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छे से नेटवर्क बिछाया जा सकता है, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छे से बनाई जा सकती हैं, कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी हो पाती है, क्योंकि जो रिवर वाली लैंड होती है, जो प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छी हो पाती है, क्योंकि जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमने अपने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जो हमारे मेन 3 लैंड फॉर्म्स थे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, कि मतलब इन लैंड फॉर्म्स से हम किस तरह जुड़े हुए हैं। तो ह्यूमंस जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे डिफरेंट तरीके से रहते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। अब जो माउंटेन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं हो पाता, वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं जिस वजह से फार्मिंग पॉसिबल नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों की वजह से माउंटेन वाला जो एरिया है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है रहने के लिए। बट वहीं हम प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पे कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है हमारे रहने के लिए। वहाँ पे फार्मिंग काफ़ी अच्छे से हो पाती है, हाउसेज हम आसानी से बिल्ड कर पाते हैं, रोड, प्लेन्स, ये सब जो हैं काफ़ी अच्छे से, जैसे रोड हो गए, रेलवेज हो गए, इन सब के जो नेटवर्क हैं वो काफ़ी अच्छे से हम यहाँ बिल्ड कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जिसकी वजह से जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम एक तरह से बच भी सकते हैं अगर हम अवेयर रहें। जैसे कि जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है, वो हमें वेदर फोरकास्टिंग करके देता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, यहाँ पे फ्लड आने वाला है। तो इस तरह से वो हमें कुछ कुछ जानकारी देता है, अवेयर रहता है। तो अगर हम ऐसी जानकारियों को यूज़ करके हम अपने आप को प्लान करें, हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, तो हम ये जो हमारा डिस्ट्रक्शन एंड लॉस होता है तो वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब आप अपने सराउंडिंग्स पे से देख के ये पता लगा सकते हो, कि आप देख सकते हो कि हम लैंड एंड वाटर को किस तरह यूज़ करते हैं। एंड कभी कभी जो है हम इन चीज़ों को, अपने लैंड एंड वाटर जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, इनको हम वेस्टफुल मैनर में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक फर्टाइल लैंड पर ही हाउस बना लें, ठीक है, हम एक अच्छी खासी लैंड पर जो फर्टाइल होती है उस पर हम गार्बेज फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसको पूरा कूड़े कचड़े का ढेर बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें बचना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स हैं नेचर के। इन्हें हमें इस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें बहुत ही केयरफुल मैनर में यूज़ करना चाहिए, और कुछ इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी अर्थ है उसको हम एक अच्छे फॉर्म में छोड़ के जा सके अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। तो इसीलिए हमें अर्थ को एक बेटर प्लेस बना के छोड़ना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाए। अब यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि आप इन सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन कौन सी जो लैंड फॉर्म्स हैं, फोटोग्राफ 1, 2 एंड 7 पे कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं। बाकी जो फोटोग्राफ नंबर 9 है उसका क्या यूज़ है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आपको दी गई है, तो आप इसे करिए, ठीक है, इसे खुद करो एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में लिख के दो जल्दी से। So this was the end of our chapter number 6 of class 6th geography. Hope you all like this video, and if you do, please give it a thumbs up and please subscribe Internet Learning, and please share this video as much as you can. So we will meet in next video. Till then, take care and bye bye.